So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History with me. So in today's lecture, we are going to talk about yet another important topic. The name of the topic is limitations of economics. इससे पहले दो वीडियोस और आ चुकी हैं. पहली वीडियो में हमने मीनिंग की बात की थी, डेफिनेशन बात की थी, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की थी कि इकोनॉमिक्स है क्या. और सेकंड वीडियो में हमने स्कोप पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमें मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिस्टिंक्शन पढ़ा कि है क्या आखिरकार. अब तीसरी वीडियो कि क्या इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस हो सकती हैं. और इस वीडियो के बाद हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं. इकोनॉमिक्स के लिए बेस का काम करेंगे वो, जहाँ पर हम डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड थ्योरी, इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो उन पर आपका फोकस बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक्स की क्या लिमिटेशंस, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कहाँ हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की कुछ बातें, कुछ एस्पेक्ट्स पीछे रह जाते हैं, वो बात करेंगे. साथ ही दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मेल किया और इवन मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, पर्सनली डीएम किया इंस्टाग्राम पे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो आना चाहिए. आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि ये जो प्लेलिस्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसमें तो लगातार वीडियोस अपलोड होंगी ही. साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो भी मैं 1 या 2 दिन के अंदर ही उसमें वीडियोस अपलोड करने लगूंगा. उसकी प्लेलिस्ट भी मैं तैयार करने जा रहा हूं, जिसको आपको एक्सेस कर लेना है. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. उतना ही प्यार देना है जितना फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को आप दे रहे हैं लगातार. कीप सपोर्टिंग, ट्रस्ट मी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ. आई एम डूइंग माई बेस्ट और आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज. सो आई एक्सपेक्ट कि आप भी मुझे सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करोगे इन द सेंस जिस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगा. विच इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. बातें बहुत हो गई. तो देखो, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, जहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो डील करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स या बिजनेस या गवर्नमेंट. वो देखते हैं कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से एलोकेशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं. ठीक है जी. इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कंज्यूमर बिहेवियर समझना जरूरी है. जरूरी है ये समझना कि डिमांड और सप्लाई क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे. तो ये सारी चीजें, इलास्टिसिटी समझना जरूरी है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, डिमांड समझना जरूरी है. फिलहाल लिमिटेशंस क्या हो सकती है. देखो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जो भी प्रिडिक्ट करते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को देख के. अब ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली अगर 100% आप प्रिडिक्ट करना चाहो, ये पॉसिबल नहीं है. देयर आर ऑलवेज सम फ्लक्चुएशंस इन द ह्यूमन माइंड जो कि होती रहती हैं. तो तुम एग्जैक्ट अगर ये डिसाइड कर लो कि भाई ये ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, ये ऐसा सोच रहा है बंदा, तो उस हिसाब से मैं देखूं कि भाई मेरी इकोनॉमी की हालत ये हो सकती है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते. बिकॉज ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग. यू नो, आज अगर तुम एक चीज सोच रहे हो, तुम कल कुछ और सोचोगे. बंदा उठता ही है तो नई थॉट्स के साथ उठता है. सो यू कैन 100% प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, बट इकोनॉमिस्ट जो है वो लगे पड़े भाई ह्यूमन बिहेवियर को ही समझने में, क्योंकि ह्यूमन से इन्वॉल्व है. अगर हम बात करें इन चीजों में, है ना, हम नहीं समझ सकते कि भाई कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, किस तरीके से वो हम कुछ हद तक सोच सकते हैं. अगर हम ये बोले 100% हम सोच लेंगे, नहीं, 95% में भी हम समझ पाए, बट चांसेस है 5% एरर के, ऑलवेज एंड ऑलवेज. सो चौथे पॉइंट पे मैं पहले आपकी नजर मरवाना चाहूंगा, जहां पर बोला जा रहा है कि द मार्केट्स आर टू लार्ज टू इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर. वी नो मार्केट्स जो हैं, आज अगर हम देखें मार्केट की, सिर्फ अगर इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, मार्केट्स आर टू लार्ज. बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं. तो इतने बड़े मार्केट्स में ऑब्वियसली मार्केट में ह्यूमंस हैं, कंज्यूमर भी ह्यूमंस हैं, प्रोड्यूसर भी ह्यूमंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी ह्यूमंस हैं. सो इतना ज्यादा अगर ये ह्यूमन बिहेवियर के द्वारा इन्फ्लुएंस है तो डेफिनेटली उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है. सो द मार्केट्स आर टू लार्ज टू इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर टू एक्ट इन अ वे दैट इज 100% प्रेडिक्टेबल. तो ये सोच लेना कि ये ह्यूमन या ये कंज्यूमर इसी तरीके से बिहेव करने वाला है,
तो हम ये नहीं ले सकते, हमें समझ के चलना होगा कि भाई वेरिएशंस जो है वो आ सकते हैं, because lots of variables are involved. Variables like consumer behavior, consumer taste and preferences keeps on changing, ठीक है, with respect to the competitor also things keep changing, the circumstances keeps changing, so you know you can't 100% predict stuffs or things or the market, because market is also one thing जो कि continuously change हो रही है, ठीक है, मार्केट लगातार चेंज होती है, मार्केट ऐसी नहीं है कि भाई उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो रिजिड है, ऐसा नहीं है. So the markets are too large, too influenced by human behavior to act in a way that is 100% predictable. So lots of variables are involved. इसीलिए हम कह सकते हैं 100% प्रेडिक्ट करना मुश्किल है. अगले पॉइंट की ओर आते हैं, पहले पॉइंट आइए. पहला पॉइंट बोल रहा है कि as economics involved predicting individuals or businesses behavior. तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस के बिहेवियर को हम समझने की कोशिश करते हैं एज अ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई वो किस तरीके के वो ले रहे हैं, चॉइसेस ले रहे हैं रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, किस तरीके से वो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, किस तरीके से वो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से ऑडियंस कंज्यूम कर रही है उस प्रोडक्ट को या सिलेक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, सारी चीजें इकोनॉमिक्स में ही तो आती हैं. सो as economics involved predicting individuals or businesses behavior towards allocation of resources, it can't be predicted with 100% accuracy. इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम ये बिहेवियर देखने की कोशिश करते हैं, तब क्योंकि भाई तुम दूसरे बंदे पर डिपेंड हो, उसके बिहेवियर को देख रहे हो, तो 100% उसके बिहेवियर तुम्हारे हिसाब से हो जो तुमने प्रेडिक्ट किया है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है. सो ये बात एल्फ्रेड मार्शल ने भी कही थी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म requires an amalgam of logic and intuition and intuition. Sorry, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, यू लिखना है की जगह, ठीक है. So एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म requires an amalgam of logic and intuition and wide knowledge of facts, most of which are not precise. मैंने आपको पहले ही जब स्टार्ट किया था लेक्चर को, लेक्चर 1 में यानी कि पार्ट 1 में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो, तभी वीडियो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी, नहीं तो मे भी आपको कहीं जगह समझ में नहीं आ रही हो कि ऐसा हो सकता है. तो जब मैंने पार्ट 1 में आपको बताई थी ये चीज़ कि इकोनॉमिस्ट के लिए कई बार क्लियरली डिफाइन करना इकोनॉमी को मुश्किल हो जाता है, ये इतनी आसान नहीं है. देखो, कहो तो ये आसान भी इकोनॉमी सब्जेक्ट, नहीं कहो तो ये इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इकोनॉमिस्ट का कंफ्यूज हो जाते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि भाई इकोनॉमी को समझने के लिए अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है किसी देश की इकोनॉमी को भी, तो वहां पर आपको लॉजिक की जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत होती है. और ये एल्फ्रेड मार्शल ने ये चीज कही थी, क्या कही थी कि भाई इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के लिए आपको लॉजिक, और ना सिर्फ लॉजिक, आपको इंट्यूशन की भी जरूरत पड़ती है. और दैट रिक्वायर्स वाइड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, अ लॉट ऑफ विच आर नॉट प्रिसाइज. और वही बात है कि एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो फैक्ट्स, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टडी दैट वी आर गोइंग टू डू हियर और अ लॉट ऑफ स्टडी दैट इकोनॉमिस्ट आर गोइंग टू डू, वो सारी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं, डेटा से रिलेटेड होती है, जो कि पास्ट का होता है. तो 100% एक्यूरेट. अब पास्ट की इंफॉर्मेशन से अगर तुम प्रेजेंट को या फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहो तो वो कुछ हद तक सही हो सकता है, बट पूरी तरीके से सही होगा ये तो आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता है. तो आई होप आपके दिमाग में एक आइडिया मैंने फिट कर दिया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. सो पहला पॉइंट अगर आप रीड करोगे, सो नाउ यू गुड टू गो, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल. दूसरा पॉइंट देखो, मोस्ट ऑफ द डेटा दैट इकोनॉमिस्ट रिलाई ऑन, इवन कि हमारी कंट्री में ईयरली में भी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी तैयार की जाती है, जिससे कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है, काफी चीजों के बारे में पता चलता है कि भाई कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं. जीडीपी का मतलब होता है सीधा जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में या किसी पर्टिकुलर टाइम पे टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू, दैट इज व्हाट जीडीपी टेल्स अस.
सो जो भी डेटा इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं इकोनॉमी को समझने के लिए, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, पता लगाने के लिए कि इकोनॉमी कैसी है, जैसे जीडीपी हो गया, कॉस्ट हो गई, प्राइसेस हो गई, दे आर नॉट फुल्ली रिलायबल। ये पूरी तरीके से रिलायबल नहीं होती है, येट उनमें कुछ ना कुछ एरर जरूर प्रेजेंट होता है, येट लेकिन फिर भी इकोनॉमिस्ट यूज दीज नंबर्स एज दो दे वर प्रिसाइसली एक्यूरेट, बट फिर भी इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं उनके मुताबिक। वो क्या होता है, लगभग तो होता है ना, ऐसा तो है कि भाई लगभग वो डेटा करेक्ट है, ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से करेक्ट है, बट लगभग प्रिसाइसली तो एक्यूरेट है ना। तो उस हिसाब से येट द इकोनॉमिस्ट यूज दीज नंबर्स एज ओवर प्रिसाइसली एक्यूरेट टू द फर्स्ट और सेकंड डेसिमल पॉइंट तक वो उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर तो है, इसीलिए ये लिमिटेशन में आता है। और तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट मार्केट कंडीशंस और प्रिडिक्ट एन आउटकम। अब देखो पास्ट की मार्केट कंडीशंस को देख के मान लो सिमिलर सिचुएशन अब अराइज हुई है, मान लो रिसेशन पहले भी आ चुका था इस तरीके का, बट यार तब की बात अलग थी, तब माहौल अलग था, तब गवर्नमेंट अलग थी, तब सिचुएशंस अलग थी, तब सारे फैक्टर्स अलग थे, तब सप्लाई डिमांड अलग थी। लेकिन अब भी मान लो रिसेशन आ गया तो कोई कंट्री जो है वो उसी टाइम को लेकर अब सारी चीजें कर रही है, डिटरमाइन कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी को कि जैसा उस समय हुआ था मे बी एग्जैक्ट वैसा ही करेंगे तो इकोनॉमी ठीक होगी, बट ऐसा नहीं है। काफी चीजें चेंज होते हुए आ रही है, वो समय ही पूरा चेंज हो गया है, वो कंडीशंस ही अलग थी, सो यू कांट डू दैट। वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट मार्केट कंडीशंस और प्रिडिक्ट एन आउटकम बेस्ड ऑन हाउ मार्केट्स हैव बिहेव्ड इन द पास्ट अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सो आई होप आपको 4 पॉइंट समझ में आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकते हैं इसके एरर। 4 पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आए होंगे कि क्या है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में। अगर कुछ और लिमिटेशंस भी हो सकती हैं तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि सर ये भी लिमिटेशंस हो सकती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगली वीडियो में हम डिमांड के साथ जो है आगे बढ़ेंगे और डिमांड की शुरुआत करेंगे। सो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर।